हेलो स्टूडेंट, जय हिंद। पिछले क्लास में आपको परमाणु त्रिज्या बतला रहे थे। परमाणु का आकार, किस परमाणु का आकार किससे बड़ा होगा, ये डिसाइड करने के लिए आपको पहले उस परमाणु का आवर्त देखना होगा कि किस आवर्त का वो तत्व है। यदि सेम आवर्त का होगा, एक ही आवर्त का तत्व होगा, तो बाएं से दाएं सजा देंगे। या बोले थे कि परमाणु संख्या के बढ़ते क्रम में सजाएंगे। जिस पर एक ही आवर्त का रहेगा, तब जिस तत्व का परमाणु संख्या अधिक होगा उसका आकार छोटा होगा। किससे? जिसका परमाणु संख्या कम होगा उससे। एग्जाम्पल आपको कराए थे एक दो एग्जाम्पल और करते हैं। एक एग्जाम्पल आपको कराए थे, दूसरा एग्जाम्पल देखिएगा। बेरिलियम है, बोरोन है, सोडियम है, एल्युमिनियम है। ठीक है, ये है। तो इसको हमको सजाना है परमाणु त्रिज्या के बढ़ते क्रम में। नहीं तो पहले आपको बताया कि आवर्त निकालने के लिए पहले आवर्त निकालेंगे। तो ये जो है दूसरा आवर्त का, बोरोन भी दूसरा आवर्त का, सोडियम तीसरा आवर्त का, एल्युमिनियम भी तीसरा आवर्त का, है ना। तो ये तो कन्फर्म। दूसरा आवर्त का मतलब क्या है कि इसका जो इलेक्ट्रॉन है वो दूसरा कक्षा तक ही गया है, सेकेंड ऑर्बिट तक गया है। सोडियम का पीरियोडिक नंबर 3 है। इसका मतलब ये है कि सोडियम का इलेक्ट्रॉन थर्ड ऑर्बिट तक गया है, तीसरा उसका जो इलेक्ट्रॉन है वो तीसरा कक्षा तक गया है। तो तीसरा कक्षा मतलब दूसरा कक्षा का मतलब ये समझना है आपको। दूसरा कक्षा मतलब पहला दूसरा ऐसे, और तीसरा कक्षा का मतलब है कि पहला कक्षा दूसरा तीसरा। तो जब कक्षा संख्या बढ़ गया तो आकार स्वाभाविक है कि बड़ा होगा, ऐसे बड़ा होगा आकार। तो ये तो कंफर्म हो गया कि जब इसका आवर्त 2 है, अब ये 3 है, तो इन दोनों का जो आकार है वो छोटा होगा इन दोनों से। ठीक है, तो आकार का जब क्रम हम लोग लिखेंगे, परमाणुविक आकार परमाणुविक आकार का क्रम, तो सबसे छोटा, ये तो कंफर्म है कि दोनों छोटा होगा इन दोनों से, क्योंकि तीसरा आवर्त का मतलब इसका इलेक्ट्रॉन तीसरा कक्षा तक गया है इन दोनों का, और इसका दूसरा कक्षा तक, तो स्वाभाविक है कि छोटा होगा। ऐसे देखने में पता चल रहा है। अब ये हम लोग को देखना होगा कि इन दोनों में किसका होगा। तो ये दोनों एक ही आवर्त के हैं, तो एक ही आवर्त के, तो हम क्या बोले, परमाणु संख्या से डिसाइड करना है। जिसका परमाणु संख्या अधिक होगा उसका आकार छोटा होगा। तो इसका परमाणु संख्या 4 है, इसका 5, तो 5 वाला बोरोन का कम होगा और इससे ज्यादा होगा बेरिलियम का। ठीक है, अब फिर चेक करना है सोडियम और एल्युमिनियम में। तो इन दोनों, ये दोनों भी एक ही आवर्त के हैं। सोडियम का परमाणु संख्या 11 और एल्युमिनियम का 13। तो एल्युमिनियम का ज्यादा है, इसीलिए उसका आकार छोटा होगा। सबसे बड़ा कौन हो गया? एन सोडियम हो गया। बोलिए, इतना क्रम में कोई दिक्कत है? ऐसे परमाणु त्रिज्या हम लोग परमाणु त्रिज्या या परमाणु का आकार डिसाइड करते हैं। कौन सा परमाणु किससे बड़ा होगा, किससे छोटा होगा। सो इतना तक में कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए आपको। आवर्त संख्या निकाल लेना है, सेम आवर्त का रहेगा सेम आवर्त का रहेगा तो आपको परमाणु संख्या के बढ़ते क्रम में सजाना है। परमाणु संख्या जिसका अधिक होगा उसका परमाणु त्रिज्या, परमाणु का आकार छोटा होगा, कम होगा। तीसरा देखना है। तीसरा देखिएगा, तीसरा है सल्फर, ऑक्सीजन, सेलेनियम, 3 ठो। जब इसका हम लोग निकालेंगे तो ये हो जाएगा तीसरा आवर्त का, पहले आवर्त निकालना है। अब ये ऑक्सीजन दूसरा आवर्त का और सेलेनियम चौथा आवर्त का। तो आवर्त यदि अंतर होना तो जिसका आवर्त ज्यादा होता है उसका आकार बड़ा होता है। तो स्वाभाविक है। तो परमाणु त्रिज्या का क्रम जो हो जाएगा, डायरेक्ट क्रम लिख रहे हैं, क्रम हो जाएगा सबसे छोटा ऑक्सीजन। क्यों? क्योंकि ऑक्सीजन का आवर्त 2 है, मतलब दूसरा कक्षा तक इलेक्ट्रॉन गया, ऐसा परमाणु होगा। सल्फर का 3, सल्फर लिखेंगे मैंने ऐसा, और सेलेनियम का 4 है, मैंने एक और कक्षा है, इतना बड़ा ऐसे दिखाई देगा ऐसा। दूसरे तरीके से आप ऐसे भी समझ सकते थे कि एक ही वर्ग का है ना, वर्ग का। ऑक्सीजन वाला वर्ग में पहले ऑक्सीजन रहता है, फिर सल्फर रहता है, और फिर सेलेनियम रहता है। ठीक है, तो ऑक्सीजन, सल्फर, सेलेनियम है, एक ही वर्ग का है, तो ऊपर से नीचे जाने पर आकार बढ़ता है, ये कहा गया था। आपको आवर्त केवल निकालना आ जाएगा, क्लियर हो जाएगा। इसलिए कैसे यहाँ आवर्त अलग अलग था,
तो जो छोटा आवर्त था उसका आकार छोटा हो गया, फिर इसके बाद ये था जिसका आवर्त संख्या सबसे ज्यादा था, सबसे बड़ा था, उसका आकार भी सबसे बड़ा हो गया। ठीक है, और यदि सेम आवर्त संख्या सेम आ जाएगा तो क्या करेंगे, तो जिसका परमाणु संख्या अधिक होगा उसका आकार छोटा होगा, कम होगा। चलिए, इतना तक में कोई दिक्कत आपको नहीं होना चाहिए। पहला आवर्ती गुण था परमाणु त्रिज्या। दूसरा हेडिंग देना है आयनन ऊर्जा। दूसरा हेडिंग देना है आयनन ऊर्जा या आयनन एंथैल्पी। आयनन ऊर्जा या आयनन एंथैल्पी। समझिएगा क्या है आयनन ऊर्जा, अच्छे तरीके से एक बार में समझ जाना है। सुनिए, हम लोग इतना तो समझते हैं ना कि ये नाभिक है, क्या रहता है यहाँ प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। प्रोटॉन धनावेशित चार्ज धनात्मक कण है, अब इलेक्ट्रॉन जो ऋणात्मक कण है इसे घूमते रहता है। तो आपको पता होना चाहिए, 9th क्लास में ही पढ़े थे कि ये जो प्रोटॉन है, ये प्रोटॉन और ये इलेक्ट्रॉन के बीच में आकर्षण बल लगता है। जो प्रोटॉन है वो इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर से आकर्षित करता है, बल से ऐसे खींचता है। ठीक है, तो ये बताइए कि हम लोग यदि इलेक्ट्रॉन को यहां से निकालना होगा तो क्या करना होगा। इलेक्ट्रॉन तो ऐसे निकलेगा नहीं, वो इसलिए कि इलेक्ट्रॉन को यहाँ कोई ना कोई खींच रहा है, कोई पकड़े हुए है। तो जब तक इसको हम लोग तोड़ेंगे नहीं, इस बल को तोड़ेंगे नहीं, तो नाभिक इसको अपनी ओर खींच रहा है, बल लगा रहा है। तो जब तक अगर इलेक्ट्रॉन को हम लोग को निकालना होगा तो बल को ना तोड़ना होगा। तो ये बल को तोड़ने के लिए जो ऊर्जा, इस बल को तोड़ने के लिए हम लोग को ऊर्जा देना होगा। मतलब ये कि किसी भी परमाणु से हम लोग को जब इलेक्ट्रॉन निकालना होगा तो इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए ऊर्जा की आवश्यकता होगी। इलेक्ट्रॉन को निकालना होगा तो ऊर्जा की आवश्यकता होगी। क्यों? क्योंकि ये बल लगता है, बल को तोड़ने के लिए ऊर्जा लगेगा। तो किसी परमाणु से इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए जो ऊर्जा लगता है उसी को आयनन ऊर्जा कहते हैं। क्या कहते हैं? आयनन ऊर्जा या आयनन एंथैल्पी कहते हैं। ठीक है, तो ये जो ऊर्जा है ये किसके लिए अधिक लगेगा, समझिएगा। ये आकर्षण बल है, चार के बीच जो बल फोर्स लगता है, बल, वो दूरी के व्युत्क्रमानुपाती होता है। माने दूरी जितना कम होगा बल उतना ही अधिक लगेगा। तो आपको समझ में आ रहा है कि एक इलेक्ट्रॉन मान लीजिए कि चौथा कक्षा से निकालना है यहाँ से, और एक इलेक्ट्रॉन निकालना है दूसरा कक्षा से, यहाँ से पहला इलेक्ट्रॉन दूसरा इलेक्ट्रॉन, किसमें अधिक ऊर्जा लगेगा? समझ में आ रहा है आपको? यहाँ अधिक ऊर्जा लगेगा। क्यों? क्योंकि यहाँ दूरी ज्यादा है, तो यहाँ कमजोर बल से ये नाभिक इसको खींचेगा, तो कमजोर बल लगेगा, तो कम ऊर्जा देंगे तो ये टूट जाएगा। और यहाँ नजदीक है इसीलिए बल अधिक लगेगा, तो अधिक बल मतलब यहाँ नजदीक है तो नाभिक इसको बहुत प्रबलता से, बहुत मजबूती से अपनी ओर खींचेगा। तो बहुत मजबूती से जब अपनी ओर खींचेगा तो इसको तोड़ने के लिए अधिक ऊर्जा की आवश्यकता होगी, अधिक ऊर्जा लगेगा। तो जब इसका मतलब ये है कि आयनिक ऊर्जा किसके लिए अधिक होगा? तो जिस परमाणु का आकार छोटा होगा उसके लिए आयनिक ऊर्जा का मान अधिक होगा, और जिस परमाणु का आकार बड़ा होगा उसके लिए आयनिक ऊर्जा का मान कम लगेगा। मतलब आयनन ऊर्जा जो है वो इस बात पर डिपेंड करता है कि इलेक्ट्रॉन जो निकालना है वो नाभिक से कितना नजदीक है। अगर नजदीक होगा तो अधिक ऊर्जा लगेगा, और थोड़ा दूर होगा तो आयनन ऊर्जा कम होगा। कम ऊर्जा से ही इलेक्ट्रॉन बाहर निकल जाएगा। यही आयनन ऊर्जा है। आयनन ऊर्जा कैसे घटेगा बढ़ेगा? आकार से। तो आकार हम लोग पढ़े थे ना कि बाएं से दाएं जाने पर आकार घटता है। तो जब घट रहा है तो आयनन ऊर्जा बढ़ेगा। और वर्ग में क्या पढ़े थे? परमाणु का आकार ऊपर से नीचे आने पर बढ़ता है, तो आयनन ऊर्जा क्या होगा? घटेगा, उल्टा होगा उसका। चलिए लिखिए, आयनन ऊर्जा लिख करके दस देना है। किसी परमाणु के गैसीय विलगत अवस्था से, गैसीय विलगत मतलब अकेले, आइसोलेटेड, गैसीय विलगत अवस्था से बाह्यतम इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए, बाह्यतम इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए आवश्यक ऊर्जा को उस परमाणु का आयनन ऊर्जा या आयनन एंथैल्पी कहते हैं। आयनन ऊर्जा या आयनन एंथैल्पी कहते हैं। लिख लिए, पैराग्राफ चेंज करके लिखेंगे। आयनन ऊर्जा या आयनन एंथैल्पी का मान
आवर्त में बाएं से दाएं जाने पर, आवर्त में बाएं से दाएं जाने पर बढ़ता है क्योंकि परमाणविक त्रिज्या घटती है, क्योंकि परमाणविक त्रिज्या घटती है, कौमा जिससे जिससे इलेक्ट्रॉन पर नाभिक का आकर्षण बढ़ जाता है, जिससे इलेक्ट्रॉन पर नाभिक का आकर्षण बढ़ जाता है। फलस्वरूप इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए अधिक ऊर्जा की आवश्यकता होती है, जबकि किसी वर्ग में ऊपर से नीचे जाने पर आयनन ऊर्जा का मान घटता है क्योंकि परमाणविक त्रिज्या बढ़ता है, कौमा जिससे नाभिक का इलेक्ट्रॉन पर आकर्षण कम हो जाता है और कम ऊर्जा से ही इलेक्ट्रॉन बाहर निकल जाता है। चलिए पूरा स्पष्ट आपको लिखवा दिया गया है कि आकार छोटा होगा तो यहां से इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए अधिक ऊर्जा लगेगा। क्यों? क्योंकि नाभिक का आकर्षण इस पे अधिक होगा, अधिक बल लगाएगा, तो अधिक बल लगाएगा तो इसको तोड़ने के लिए अधिक ऊर्जा लगेगा, आयनन ऊर्जा का मान अधिक होगा। चलिए ये हो गया आपका टॉपिक। अगला हेडिंग देना है विद्युत ऋणात्मकता, इलेक्ट्रोनिगेटिविटी। विद्युत ऋणात्मकता, इलेक्ट्रोनिगेटिविटी। लिखिएगा, विद्युत ऋणात्मकता में लिखना है किसी परमाणु द्वारा इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने की प्रवृत्ति को विद्युत ऋणात्मकता कहते हैं। विद्युत ऋणात्मकता कहते हैं। विद्युत ऋणात्मकता कहते हैं। पैराग्राफ करके लिखेंगे, किसी आवर्त में बाएं से दाएं जाने पर विद्युत ऋणात्मकता का मान बढ़ता है। विद्युत ऋणात्मकता का मान बढ़ता है जबकि किसी वर्ग में ऊपर से नीचे आने पर विद्युत ऋणात्मकता का मान घटता है। नीचे हेडिंग देना है कुछ प्रमुख तत्वों के विद्युत ऋणात्मकता का मान। कुछ प्रमुख तत्वों के विद्युत ऋणात्मकता का मान हेडिंग देना है, कुछ प्रमुख तत्वों के विद्युत ऋणात्मकता का मान। समझाते हैं इसको हम। समझिए पहले विद्युत ऋणात्मकता के बारे में क्या कहा गया। कहा गया कि किसी भी परमाणु द्वारा इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने का, देखिए तत्व में दो तरह का गुण होता है तत्वों के परमाणु में, एक इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने का, दूसरा त्यागने का। तो जो इलेक्ट्रॉन त्यागने का गुण होता है उसको बोलते हैं विद्युत धनात्मकता गुण। इलेक्ट्रॉन कौन त्यागता है? 9th क्लास में पढ़े हैं। धातु होता है वो, मतलब जिसका संयोजी इलेक्ट्रॉन 1, 2 या 3 होता है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन 1, 2 या 3 होता है, वो धातु होता है, इलेक्ट्रॉन त्यागने का गुण होता है उसमें। मतलब जो इलेक्ट्रॉन त्यागने का गुण रखेगा उसको विद्युत धनात्मकता गुण कहते हैं, और जो तत्व इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने का गुण रखता है उसको विद्युत ऋणात्मकता कहते हैं। और जिस तत्व में विद्युत ऋणात्मकता जितना अधिक होगा
उसमें इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने की प्रवृत्ति भी अधिक होगी। विद्युत ऋणात्मकता का मान होता है, ये कैसे निकलता है ये हायर क्लास का चीज है, लेकिन आपको कुछ तत्वों का बतला देंगे। उससे क्या पता चलेगा कि कौन तत्व किससे इलेक्ट्रॉन ले सकता है। ठीक है, सबसे अधिक विद्युत ऋणात्मक तत्व होता है फ्लोरीन। इसका मतलब ये है कि फ्लोरीन सभी से इलेक्ट्रॉन ले सकता है, लेकिन फ्लोरीन किसी को दे नहीं सकता, क्योंकि सबसे अधिक विद्युत ऋणात्मकता होता है, उसको इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने का प्रवृत्ति सबसे अधिक होता है उसमें, इसीलिए वो किसी से इलेक्ट्रॉन ले नहीं सकता है। फिर आपको बतला दिया गया कि इलेक्ट्रॉन का सॉरी ये विद्युत ऋणात्मकता का मान किधर घटता है किधर बढ़ता है। आवर्त में बाएं से दाएं जाएंगे तो विद्युत ऋणात्मकता का मान बढ़ता है, और वर्ग में ऊपर से नीचे आएंगे तो घटता है, याद रखना है। कुछ प्रमुख तत्वों का आपको हेडिंग दिए थे, कुछ प्रमुख तत्वों के विद्युत ऋणात्मकता का मान देखिएगा क्या बोल रहे हैं। हाइड्रोजन का 2.1 है, कार्बन का 2.5, नाइट्रोजन का हो जाता है 3, ऑक्सीजन का 3.5, फ्लोरीन का 4। इसके बाद आपको याद रखना है फास्फोरस का, सल्फर का, क्लोरीन का भी लगभग 3 होता है, इसका 2.6, 2.8, बस इतना याद रखिए। यहाँ सोडियम वगैरह का, लिथियम का होता है 0.9, सोडियम का 1 हो जाता है। देखिए विद्युत ऋणात्मकता है, इसका मतलब ये है कि ऑक्सीजन का विद्युत ऋणात्मकता 3.5 है और फ्लोरीन का 4 है। इसका मतलब ये है कि ऑक्सीजन से इलेक्ट्रॉन फ्लोरीन लेगा, फ्लोरीन ऑक्सीजन को कभी नहीं देगा। क्यों? क्योंकि फ्लोरीन का विद्युत ऋणात्मकता मान अधिक है, 4 है, तो ये इलेक्ट्रॉन किसी को भी नहीं दे सकता है। सबसे अधिक होता है फ्लोरीन का, इससे अधिक मान और किसी का नहीं होता है, इसीलिए हमेशा ये इलेक्ट्रॉन ग्रहण करता है, मतलब विद्युत ऋणात्मकता गुण इसमें अधिक होता है। चलिए ये हो गया। चौथा आपको हेडिंग देना है धातुई गुण। चौथा हेडिंग देना है क्या? धातुई गुण। चौथा आवर्ती गुण में धातुई गुण डैश देके लिखिएगा, धातुई गुण। लिखिए, किसी आवर्त में बाएं से दाएं जाने पर, किसी आवर्त में बाएं से दाएं जाने पर धातुई गुण घटता है, जबकि वर्ग में ऊपर से नीचे जाने पर, जबकि वर्ग में ऊपर से नीचे जाने पर धातुई गुण बढ़ता है। मैंने किधर ज्यादा धातु रहता है किधर ज्यादा धातु रहता है, सो कहा गया। आगे अब लिखना है संयोजी इलेक्ट्रॉन। अगला क्या लिखना है? संयोजी इलेक्ट्रॉन। डैश देख लिखिए, पांचवा डैश देख लिखना है। किसी परमाणु के बाह्यतम कक्षा में उपस्थित इलेक्ट्रॉन को, किसी परमाणु के बाह्यतम कक्षा में उपस्थित इलेक्ट्रॉन को संयोजी इलेक्ट्रॉन कहते हैं, संयोजी इलेक्ट्रॉन कहते हैं। संयोजी इलेक्ट्रॉन कहते हैं, लिख लिए। संयोजी बाह्यतम कक्षा कैसे पहचानते हैं? जैसे मान लीजिए सोडियम है, ठीक है, सोडियम 11, 2, 8, 1, तो इसका संयोजी इलेक्ट्रॉन 1 हो गया। तो इलेक्ट्रॉन विन्यास आपको समझ में आता ही है, मतलब अंतिम कक्षा में एक इलेक्ट्रॉन, अंतिम कक्षा में जो इलेक्ट्रॉन होता है उसी को संयोजी इलेक्ट्रॉन कहते हैं। तो संयोजी इलेक्ट्रॉन कितना होता है? 1 से 8 तक। कितना होता है? 1 से 8 तक, नहीं 8 से अधिक संयोजी इलेक्ट्रॉन किसी का नहीं होता है, ये ध्यान रखना है। पैराग्राफ चेंज करके लिखेंगे, किसी आवर्त में बाएं से दाएं जाने पर, किसी आवर्त में बाएं से दाएं जाने पर तत्वों के संयोजी इलेक्ट्रॉन, तत्वों के संयोजी इलेक्ट्रॉन एक से 8 तक बढ़ते हैं, 1 से 8 तक बढ़ते हैं, 1 से 8 तक बढ़ते हैं, तथा वर्ग में ऊपर से नीचे जाने पर,
तथा वर्ग में ऊपर से नीचे जाने पर संयोजी इलेक्ट्रॉन में कोई परिवर्तन नहीं होता है। संयोजी इलेक्ट्रॉन में कोई परिवर्तन नहीं होता है। इसका मतलब क्या हुआ कि एक ही वर्ग का रहेगा तो संयोजी इलेक्ट्रॉन सेम होगा। संयोजी इलेक्ट्रॉन क्या होगा? सेम होगा। आप देख लीजिए, जैसे पहला आवर्त है, हाइड्रोजन है, संयोजी इलेक्ट्रॉन एक, सोडियम एक, लिथियम एक, पोटेशियम एक। दूसरा में आइए तो बेरिलियम, संयोजी इलेक्ट्रॉन दो, मैग्नीशियम का भी दो, संयोजी इलेक्ट्रॉन सेम होता है। चलिए, और लास्ट लिखना है संयोजकता, वैलेंसी। लास्ट क्या लिखना है? संयोजकता, वैलेंसी। कैसे देख लिखिए, किसी तत्व के परमाणु का अन्य तत्वों के साथ संयोग करने की क्षमता को संयोजकता कहते हैं। संयोजकता कहते हैं, लिख लिए। संयोजकता कैसे निकालते हैं? आपको याद है, 9th क्लास में बतलाए थे। संयोजकता दो फॉर्मूला, पहला जिसका संयोजी इलेक्ट्रॉन 1 2 3 4 होगा, 1 2 3 4 होगा, उसका संयोजकता वही रह जाता है। और जिसका संयोजी इलेक्ट्रॉन 5 6 7 8 होता है, उसको 8 में से घटा देते हैं। ठीक है, हम ये फॉर्मूला लिखवा नहीं रहे, आपको बता दिया गया है। पैराग्राफ करके लिखना है। किसी आवर्त में बाएं से दाएं जाने पर, किसी आवर्त में बाएं से दाएं जाने पर तत्वों की संयोजकता 1 से 4 तक बढ़ती है, 1 से 4 तक बढ़ती है और पुनः घटने लगती है, और पुनः घटने लगती है। जबकि वर्ग में ऊपर से नीचे जाने पर तत्वों की संयोजकताएं समान होती है। तत्वों की संयोजकताएं समान होती है। जब संयोजी इलेक्ट्रॉन समान हो जाता है, और संयोजी इलेक्ट्रॉन पर संयोजकता निर्भर करता है, तो संयोजी इलेक्ट्रॉन जब वर्ग में ऊपर से नीचे जाने पर समान है तो संयोजकता भी एक समान होगा। चलिए, ये हो गया आपको। अब जितना भी हम लोग आवर्ती गुण पढ़े उसको एक हम आपको टेबल से दिखाते हैं ना, कैसे टेबल बनाना है देखिएगा। शॉर्ट में आपको बतला देते हैं क्या करना होता है, देखिएगा। क्या क्या पढ़े हम लोग? परमाणुक त्रिज्या, परमाणुक त्रिज्या। फिर क्या पढ़े? आयनन ऊर्जा, आयनन ऊर्जा, विद्युत ऋणात्मकता, ऋणात्मकता। फिर क्या पढ़े आगे? फिर हम लोग पढ़े धातुई गुण, धातुई गुण। इसके बाद संयोजी इलेक्ट्रॉन, संयोजी इलेक्ट्रॉन, संयोजी इलेक्ट्रॉन के बाद संयोजकता। इतना हम लोग पढ़े। देखिए, इधर जो होता है वो आवर्त होता है, ऐसे आवर्त समझिएगा। आवर्त बाएं से दाएं से इधर जाता है, ठीक है। और इधर जो है वर्ग होता है ऊपर से नीचे। तो आपको हम बतला देते हैं कौन चीज। जैसे परमाणु त्रिज्या आवर्त है, तो आवर्त में बाएं से दाएं पढ़ते हैं। तो जब परमाणु त्रिज्या जो है आवर्त में बाएं से दाएं जाएंगे तो पढ़े कि घटता है, घटता है। आयनन ऊर्जा बढ़ता है। आवर्त बाएं से दाएं जाएंगे तो विद्युत ऋणात्मकता के बारे में क्या कहा गया? ये भी बढ़ता है। धातुई गुण घटता है। ये पढ़े उसी को शॉर्ट में लिख रहे हैं। ये आवर्त है, मतलब आवर्त में ऐसे आवर्त है ही ना, ऐसे ऐसे बाएं से दाएं। तो जब परमाणु त्रिज्या बाएं से दाएं घटेगा, आयनन ऊर्जा बाएं से दाएं बढ़ेगा, विद्युत ऋणात्मकता भी बढ़ेगा, धातुई गुण भी बढ़ेगा। संयोजी इलेक्ट्रॉन के बारे में कहा गया ये भी बढ़ता है, बढ़ता है, ठीक है। और संयोजकता भी बढ़ता है।
यही ना पढ़े। वर्ग में क्या पढ़े, वर्ग में संयोजकता जो है वो नीचे जाएंगे तो क्या होगा, नीचे जाएंगे तो संयोजकता कहा गया अपरिवर्तित रहता है, अपरिवर्तित, अपरिवर्तित। संयोजी इलेक्ट्रॉन की भी अपरिवर्तित। धातुई गुण बढ़ता है, बढ़ता है। एक चीज ध्यान देखना है, जो आवर्त में घटता है वो वर्ग में बढ़ेगा, जो आवर्त में बढ़ता है वो वर्ग में क्या होगा, घटेगा। ये ध्यान देना है। तो ये घटता है। ये सब हम लोग थ्योरी पढ़े हैं, आपको शॉर्ट तरीका हम बता देंगे। ये क्या होगा, आयनन ऊर्जा घटता है और ये परमाणु त्रिज्या बढ़ता है। चलिए आपको ऐसे दिखा देना है, मतलब ये बिल्कुल शॉर्ट तरीका हो गया कि आवर्त है तो परमाणु त्रिज्या बाएं से दाएं जाएंगे तो घटेगा, और वर्ग है तो परमाणु त्रिज्या मतलब ऊपर से नीचे जाएंगे तो क्या होगा, बढ़ेगा। विद्युत ऋणात्मकता बाएं से दाएं जाएंगे बढ़ेगा, वर्ग में ऊपर से नीचे जाएंगे घटता है। क्लियर हो गया। ये आपको बना लेना है। ये चैप्टर आपका कंप्लीट हो गया। आपको क्वेश्चन आंसर बनाना है। हम अगले क्लास में आपको इस चैप्टर के क्वेश्चन आंसर पर चर्चा करेंगे। ठीक है। कोई भी प्रश्न में दिक्कत हो तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। ऐसे जो प्रश्न प्रॉब्लम वाला होगा उसको हम खुद से हल करने का प्रयास करेंगे, अगले दिन चर्चा करेंगे। ठीक है। तो आपको इसको अच्छे तरीके से लिख लेना, समझना है। बाकी अगले क्लास में